ओके हो गया, नोट कर लिया। नाउ अब देखो, चलिए प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ठीक है, ऑफ सेम स्पीसीज, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिखते हैं क्या? लिख सकते हो, ऑफ सेम स्पीसीज is called reproduction. It ensures continuity of life on earth. अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो क्या होगा? फिर स्पीसीज बंद हो जाएगा. It ensures continuity of life on earth. जैसे हम ये देखते हैं कि कैट रिप्रोड्यूस किटन एंड डॉग रिप्रोड्यूस पपी, जबकि ह्यूमन रिप्रोड्यूस चाइल्ड या किड्स, ऐसा होता है। तो जो जैसा है वो अपनी स्पीसीज का, सो इट एंश्योर्स स्पीसीज, सो स्पीसीज कंटिन्यू टू मूव ऑन इन दिस मैनर। कैट क्या करेगी? कैट रिप्रोड्यूस किटन, काउ रिप्रोड्यूस काफ, बछड़ा बना देगी। और डॉग क्या करेगा? रिप्रोड्यूस पपी। एंड ह्यूमन क्या करेगा? एंड ह्यूमन रिप्रोड्यूस किड्स। सो द यंग वंस रिप्रोड्यूस, जो यंग वंस होंगे ये ऑफ स्प्रिंग, उनका क्या नाम है? सो यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग या प्रोजीन, इनके तीन नाम हैं। क्या क्या नाम है? यंग वंस, ऑफ स्प्रिंग और तीसरा क्या है? प्रोजीनी। These are G-E-N-Y, progeny, are similar to their parents. सिमिलर होते हैं, यानी सिमिलर का मतलब उनके बेसिक फीचर रिजेंबल करते हैं, ऐसा। एंड इन दिस वे स्पीसीज कंटिन्यू टू गो ऑन। एंड इन दिस वे, इसकी वजह से क्या होगा? स्पीसीज
कंटिन्यू ग्रो ऑन अर्थ। इससे पता चलता है रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए लाइफ प्रोसेस विच टेल्स वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। जैसे हमारे और भी लाइफ प्रोसेस उसमें रिप्रोडक्शन है कि नहीं? रिप्रोडक्शन जैसे सांस लेना, रेस्पिरेशन है, एक्सपीरेशन है, उसी ग्रोथ है, उसी तरीके से हमने 10 लाइफ प्रोसेस पढ़े थे, तो उसमें से एक और क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइक न्यूट्रिशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, इन सभी चीजों की तरह एंड रेस्पिरेशन, इवन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये लाइफ प्रोसेस। अब जरा देखें कि टाइप ऑफ, बोलो, अरे लाइफ प्रोसेस है। अगर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ये माना जाएगा कि वो चेक कर लेते हैं, इसको कंफर्म ही कर लेते हैं। नहीं है, इसको चेक करने हमें भी ठीक हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इज लाइफ प्रोसेस, तो इसका सही आंसर पता चल जाएगा आगे के लिए, अगले क्लास के बच्चों के लिए ठीक हो जाएगा। यस, रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी, एंड जिससे हमें ये पता चल जाए कि कोई चीज जीवित है, उस चीज को क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ के, हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है, इट इज एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। अगर हम इसको किसी दूसरे में भी देखें तो अब किसी में लिख रहा है व्हाई इज रिप्रोडक्शन नॉट कंसीडर्ड एज फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। फंडामेंटल नहीं है, मतलब फंडामेंटल नहीं, बट ये लाइफ प्रोसेस है। फंडामेंटल नहीं, लेकिन क्या, तो ओनली बॉडी का होता है। हाँ, फंडामेंटल है कि जिसे जीवित रखने के लिए, लेकिन इसे लाइफ प्रोसेस माना जाना चाहिए। ठीक है, बाद में अमेंडमेंट हुआ, अदरवाइज 11th 12th की बायो की बुक में भी सब जगह लाइफ प्रोसेस तो है ही। तो ये जैसे दूसरे लाइफ प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस का मतलब जीवन का चिन्ह हमें देखने को मिले। कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कह दो ये तो मरा है, ऐसा कह सकते हो क्या? एक तो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसका मतलब है इट इज द इंडिकेशन दैट इट इज अ लाइफ। सो व्हिच गिव्स अस इंडिकेशन? रिप्रोडक्शन क्लियरली गिव्स अस इंडिकेशन, सही कि नहीं? और कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई बांझ औरत है या इस तरीके से कोई ऐसा बांझ आदमी है, तो आप तब भी उसको कहोगे नहीं नहीं ये जीवित है। बांझ का मतलब है इनफर्टाइल। अगर इनफर्टाइल होने पर भी तो जीवित माना जाता है। बहुत सारे ऐसे लेडीज और जेंट्स हैं जो नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या रिप्रोडक्शन होने से या उनके करने से तुम उन्हें मरा मान लोगे? कह रहे रिप्रोड्यूस कर रहा बच्चा, उससे क्या, वो मरा तो है ही, ऐसा बोलोगे? नहीं। तो फंडामेंटल नहीं होगा, लेकिन है, इट इज लाइफ प्रोसेस। ओके, तो उन्होंने क्वेश्चन में भी कह दिया नॉट कंसीडर्ड एज फंडामेंटल, फंडामेंटल नहीं होगा लेकिन लाइफ प्रोसेस। अब आगे की बात है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि होता क्या है, रिप्रोडक्शन में होता क्या है, ये चीज देखनी है। तो क्वेश्चन अगली हेडिंग तुम्हारे में क्या है कि डीएनए कॉपी। चलो, डू ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज? तो अब हम ये देखेंगे कि जो सेल होती हैं, देखो क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म या हाउ डू ऑर्गेनिज्म, कैसे वो कर लेते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी। अब देखो, किसी भी सेल में कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है, दीज आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। और लिविंग सेल में क्या होता है? नाउ सेल्स कंटेन्स, सेल्स में क्या है बोलो?
न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। इतनी बात तुमको समझ में आ गई, टेक मत लगाओ मन का। अब देखो ये चीजें, किसी भी सेल में क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, सही है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा स्नेहा? बताओ। न्यूक्लियोलस होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ क्या है बोलो? न्यूक्लियोलस, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा है। न्यूक्लियोलस क्या करता है बताइए? क्या करता है? पलक क्या करेगा बताइए? आपको बता ही नहीं रही, बताओ। चलो कोई बात नहीं। That is, हाँ, अदिति नहीं होने से बहुत गड़बड़ होती है, वो रिटेन कर ले जाती है। कॉल आ रहा है। बंद करो उसे। सही है, हाँ बोलो। करेक्ट, बहुत अच्छा है। एंडोप्लाज्मिक, ये क्या है? रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके चारों तरफ क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये क्या है? न्यूक्लियोलस। और ये क्या है बताइए? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी डबल मेम्ब्रेन का है। न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन का है? डबल मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर्ड है। इसमें छोटे छोटे छेद हैं, उन्हें क्या कहेंगे? न्यूक्लियोपोर। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोपोर। ये जो छोटे छोटे छेद है जिनसे चीजें अंदर बाहर आ सकती हैं, उनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोपोर। सही है। न्यूक्लियोलस, इसमें भी सेंट्रली लोकेटेड क्या है बोलो? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम है? यही इन चीजों को देखें। ये देखो, दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या चीज है इसमें? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सेंटर में क्या है बोलो? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियोलस। अब ये देखो, और ये क्या है? दिस इज, इसके चारों ओर कौन घेरे हुए बताओ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं? और ये इसके न्यूक्लियस के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियोलस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखो और न्यूक्लियोलस भी देखो। यहाँ तक समझ आ गई बात? ये न्यूक्लियोलस है और ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियोलस भी क्या जनरेट? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस। ओके, यहाँ तक ठीक है ना? अब आगे की बात समझे। ये न्यूक्लियोलस और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी देखा, आप ही को दे देंगे। ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस और ये एंडोप्लाज्मिक। इसके अंदर क्या है बोलो? न्यूक्लियोलस। और ये क्या है? यहाँ से समझ में आ गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। ओके, ठीक है। अब जरा आगे की बात करो। डीएनए के दो क्या काम है बताओ? तुम्हें बताया था लास्ट टाइम। ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा क्या है बताओ? बताइए। रेप्लिकेशन। सही। चलो अब आगे की बात हम लोग करते हैं। यहां तक तुम्हें पता चल गया? न्यूक्लियोलस क्या करता है बोलो? न्यूक्लियोलस फॉर्म्स राइबोसोम। क्या करेगा अंकुराज? न्यूक्लियोलस फॉर्म। सभी चीज नोट करो, ये आगे के बायो के साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हम लोग पढ़ रहा है। ये क्या बनाएगा? राइबोसोम। इससे राइबोसोम निकलेगा जो किस कलर का होगा? येलो कलर का।
अब बोलो कभी अभी तुमने देखा था वो जाके किसी पे बैठ गया था, किस पे बैठा था? इसी में से किसी बैठा था, अभी देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे बैठ गया था उसको क्या कहेंगे? और जिस पे नहीं बैठा उसे क्या कहेंगे? स्मूथ। इसमें से आप ये देखो ना कि किसी किसी पे बैठ गया जाके, क्या पीला पीला ऐसे बैठ गया? अभी वीडियो में भी दिखाएंगे, बैठ गया क्या किसी किसी पे? जिस पे बैठ गया उसे क्या कहोगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे नहीं बैठा उसे क्या कहोगे? स्मूथ। देखो जैसे हमने बताया, जो रफ है, रफ पे बैठा है, जहाँ बैठ गया उसे क्या कहोगे? रफ एंडोप्लाज्मिक। ये राइबोसोम है क्या? अभी सब पूछेंगे आपसे, समझते जाइए। जिस पे नहीं बैठा और जिस पे बैठ गया उसे क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बैठ गया कि नहीं, तो इसे क्या कहोगे? रफ। ये बैठा तो ये रफ है, ये क्या है? ठीक है, रफ है। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या कहेंगे बोलो? और ये क्या है? राइबोसोम इसमें से निकला, ऐसे बैठ गया, ये रफ हुआ, और ये क्या हुआ? ये स्मूथ हुआ, ये बैठा इसी पे बैठा, तो ये रफ हुआ, और ये क्या हुआ? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या हुआ? जहाँ बैठा हो रफ, तो जहाँ नहीं बैठा वो कैसा है? चलिए, अब इतनी बात तुमको पता चल गई। न्यूक्लियोलस फॉर्म राइबोसोम। अब जरा आगे की चीज देखो, कितना बात इंपॉर्टेंट था जो आपने जान लिया। ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो कुछ चीज देखो, Structure of cell. यहाँ पे देखो, सबसे पहले Cell they are. ये All कौन सी cells सेल है? have a cell. देखो ये कैसी सेल है? दैट इज यूकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। उसको कौन सी सेल कहते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है तो उसे क्या कहेंगे बताइए? यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है तब उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। मेरा कहने का मतलब है ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हैं, इसी के बेसिस पे ये चैप्टर पढ़ेंगे। दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो प्रोकैरियोट, और दूसरा कौन सा है? ठीक, और दूसरा है यूकैरियोटिक। कैरियन का क्या मतलब है? ध्यान दीजिए, कैरियन इसका मतलब न्यूक्लियस, और साइटॉन का मतलब सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक इसका मतलब है जिसका न्यूक्लियस प्रो प्लस कैरियन हो। अभी वीडियो में भी देखते जाएंगे, वो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म में ये भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले दुनिया में आए तो वो कौन आए? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए बस ऐसे घूम रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का मतलब फ्लूइड, साइटोप्लाज्म तो समझते हो ना, प्लाज्मा। तो इसके अंदर इस फ्लूइड में बस जेनेटिक मटेरियल फ्लो कर रहा है। तो क्या इसे तुम न्यूक्लियस बोलोगे? नहीं बोलोगे। ये कोई न्यूक्लियस थोड़ी है कि जेनेटिक मटेरियल फोल्ड कर रहा है, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इसके चारों तरफ कुछ बाउंडिंग है क्या? तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियस बनने से पहले वाले ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियन। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच वर अलाइव बिफोर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ी बात समझ आ गई? तो इसको क्या कहेंगे बताओ? कि बिफोर न्यूक्लियस। इसे लिख लें। अब इसमें ये साइटोप्लाज्म, और ये क्या बताइए? जेनेटिक मटेरियल का भी सरोज मतलब बताते हैं, तुम इतना लिख लो, जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या है? ये जो तुम सीख रहे हो ये 2 चैप्टर में काम आएगा, बिल्कुल। ये अभी में भी आएगा, बिल्कुल यही चीज तुमको हेरिडिटी में भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी के काम के लिए सीखो। इसके अंदर ही क्या है? दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ऊपर वाला क्या है बोलो? सेल वॉल। बैक्टीरिया में क्या चीज पाई जाती है? सेल वॉल भी पाई जाएगी। और ये क्या है अंदर वाला? सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है बोलो? फ्लैजेला। इसलिए भी सीखना है क्योंकि अभी हम इसका डिवीजन पढ़ेंगे, इसका भी रिप्रोडक्शन पढ़ना है इसी चैप्टर में। ये फ्लैजेला है। ये क्या है बताओ? एक व्हिप लाइक, कोड़े जैसा स्ट्रक्चर।
अच्छा, इनके ऊपर ये जो ऐसे ऐसे उठा हुआ स्ट्रक्चर है वो क्या है? पाइलस। इसे क्या कहेंगे? दिस इज, इसको क्या कहेंगे? इससे भी ये लोकोमोशन करता है। तो तुमको प्रोकैरियोटिक का मतलब समझ में आ गया? तो ये बहुत छोटी छोटी बैक्टीरिया है और हमारी बॉडी में 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया। एक मिनट, कितनी बैक्टीरिया है? इवन हमारे माउथ में ही 1 बिलियन बैक्टीरिया, बॉडी में तो ट्रिलियन में। चेक करो, ये है बैक्टीरिया। दिस इज, ये क्या चीज है? ये फ्लैजेला। पाइलस कहाँ है? सेल वॉल कहाँ है? ये बाहर वाली। और इसको खोल दिया जाए तो इसके अंदर फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या है? बस फ्लोट कर, चूंकि प्लास्टिक है तो ऐसे दिखाया नहीं जा सकता। जेनेटिक मटेरियल जो इसमें फ्लोट कर, इसमें न्यूक्लियस करके कुछ नहीं, जैसे उसमें दिखाया था मेम्ब्रेन बाउंड, तो क्या इसमें है? ये तुम्हें पता चल गया? ये इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल, जिससे कि करेक्टर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। सही? तो तुम्हें बैक्टीरिया समझ में आ गया ना? प्रोकैरियोटिक, इन्हीं को मोनेरा कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? मोनेरा। अभी 5 किंगडम बताएंगे, उन सभी का काम यहाँ जरूरत पड़ेगी, फिर भूल नहीं जाना कि नहीं बताएंगे। ये जेनेटिक मटेरियल है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा, इसे बंद कर दो बैक्टीरिया। सही? सिंगल सेल। तो बोलो बैक्टीरिया का किंगडम कौन सा कहलाएगा? मोनेरा। क्या कहलाएंगे? मोनेरा। देखो 5 किंगडम तुमको बताए जाएंगे। पांचों किंगडम में सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन कौन से बताए जाएंगे बोलो? मोनेरा, प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांटे, और फिर दैट इज एनिमेलिया। ये सब क्या है? किंगडम। इसी में सारा रिप्रोडक्शन पढ़ना है। अभी मैं बता रहा हूँ बैक्टीरिया का कौन सा किंगडम है? मोनेरा, प्रोटोजोआ। उनको मोनेरा कहते हैं। इनका किंगडम क्या है बोलो? तो प्रोकैरियोटिक का नाम है मोनेरा किंगडम। इसे नंबर 1 किंगडम कहा जाता है। दैट इज कौन सा किंगडम है बोलिए? मोनेरा। बोलो। प्रोटोजोआ। पाइलस। दिस इज, इसमें जो रेज्ड पोर्शन है उसे क्या कहेंगे? पाइलस। दैट इज कॉल्ड पाइलस। ये लीजिए, बैक्टीरिया भी देख लो। अब आगे की बात की जाए, तुमको इतना समझ में आ गया बैक्टीरिया क्या है? अब देखो यूकैरियोटिक में 2 होते हैं, सही है? इसमें सेल वॉल होती है, इसमें क्या होगी? सेल वॉल होगी, और ये खुद फोटोसिंथेसिस भी करेगा। यहाँ पर बात करो, यूकैरियोटिक क्या हो सकते हैं बोलो? या तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ये तो यूनिसेलुलर है, एक ही तो बैक्टीरिया एक ही सेल का तो होगा। ये हमेशा कैसा होता है बोलिए? यूनिसेलुलर। और इसमें क्या होगा? या तो ये यूनिसेलुलर होंगे और या क्या होंगे? मल्टीसेलुलर। क्या तुम मुझे सचिन बता सकते हो कि यूनिसेलुलर कौन सा होता है? एक बैक्टीरिया नहीं हो सकता, बैक्टीरिया तो नहीं। हाँ बोलो। अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सारे, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये सब जिनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर का कौन सा होता है? जिनमें सिंगल सेल का हो और लेकिन न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, बढ़िया से डिफाइंड हो, वो देखो, इसको कहेंगे यूनिसेलुलर। ऐसा अमीबा और पैरामीशियम में मिलेगा। एक ही सेल हो, एक सेल से ऊपर बढ़ ही ना पाए। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, बाकी नहीं निकलेंगे, ऐसे ही देखो, बाकी पे ध्यान मत दो। ठीक है, अब जरा चेक करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको खुद ही बताते चल जाएंगे, इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बेसिक चीज़ छूट जाएगी आपकी। ये लो, उसमें चला जाएगा, मैं प्रेस करके डाल दूंगा। चलो आगे का देखो, सही है? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जो एक सेल का हो वो प्रोटोजुआ, और जिसमें बहुत सारे सेल हो तो मेटाजुआ। हम लोग मेटाजुआ, अमीबा, प्रोटोजुआ। मेटा का मतलब बहुत सारे, जुआ, जुआ का मतलब जू का मतलब एनिमल। सही? तो हम लोग क्या हुए बताओ? मेटाजुआ। और अमीबा, प्रोटोजुआ, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक। अगर मैं प्रोटोजुआ बोलूं तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? दैट इज द सेकंड किंगडम। तो बोलो यूनिसेलुलर में कौन सा आएगा? इनका क्या नाम किंगडम का? प्रोटोजुआ, सिंगल। और इसमें कौन कौन सा आ रहा है? अमीबा। तो हम जब भी तुम्हें 3 नंबर का अमीबा का क्वेश्चन आएगा तो तुम लिखोगे इट इज
यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ। एक नंबर तो इसी का ही। जब बैक्टीरिया का आएगा तुमको रिप्रोडक्शन क्या लिखोगे? इट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक नंबर वहीं गिरा देंगे टीचर, इतना जानता है। सही है, ये जरूरी चीज है इसलिए बता रहा हूँ। अभी सबके बारे में आपको हाइड्रा सबके बारे में है ये चैप्टर में, तो वहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, और क्या आ गया? ओके। अगला देखो, मल्टी सेलुलर है तो इसमें दो चीज हो सकती है। क्या क्या चीज होगी बोलो? मल्टी सेलुलर है तो इन सब में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, इवन वो तैर नहीं रहा। जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको डायरेक्टर कहते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और किसी कंपनी में डायरेक्टर होगा तो वहाँ सेक्रेटरी भी होगी, वर्कर भी होगा, टाइप राइटर भी होगा। और जिसके यहाँ डायरेक्टर ही ना हो, जैसे पैरामीशियम में देखा था वहाँ कोई सेल ऑर्गेनल है क्या? एक भी नहीं है। देखा था तुमने? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल तैर रहा। अभी एक को हरी वाली प्लास्टिक का दिखाया था। और लेकिन जो यूकैरियोटिक होगा उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडीज भी, और सब चीजें होंगी कि नहीं होगी? तो ये यूकैरियोटिक। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो यूनिसेलुलर है तो भी सब कुछ होगा, और मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर होने पे क्या पता वो आगे बढ़ जाए, टिश्यू लेवल बन जाए। ठीक है, टिश्यू लेवल बन जाएगा तो प्लेनेरिया बन जाएगा, अभी हम दिखाएंगे आपको सब कुछ। और बढ़ गया ऑर्गन लेवल बन जाए तो ऑर्गन, फिर ऑर्गन लेवल बन गया तो प्लांट बन गया, क्योंकि शूट ऑर्गन और रूट ऑर्गन। क्या पता ऑर्गन सिस्टम बन जाए, ऑर्गन सिस्टम फिर डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म बन जाए। तो सब कुछ हो सकता है। अगर वो ग्रुप्ड हो गया तो बहुत सारी संभावनाएं। तो अब हम मल्टी सेलुलर में दो पार्ट देखेंगे, कौन कौन से? क्या इनमें सेल वॉल है या इनमें सेल वॉल नहीं? तो अब इसको दो पार्ट में बांटा गया। अगर सेल वॉल है, सेल वॉल है, और दूसरा कौन सा है बोलो? नो सेल वॉल। दूसरा में क्या है? नो सेल। नो सेल वॉल। तो जिनमें नो सेल वॉल हैं अंकुर, वो क्या है बताओ? सेल वॉल नहीं है इसमें। जिसमें सेल वॉल ही ना हो तो कौन? मल्टी सेलुलर और नो सेल वॉल। ह्यूमंस, ह्यूमंस। अच्छा, और जिनमें सेल वॉल है? प्लांट्स। बिल्कुल सही। ये देखिए, सेल वॉल होने से क्या होता है? ये देखो, कुछ टूटा और खीरे को टक, यही सेल वॉल है। टूट जाए तो सेल वॉल। अब कुछ हुआ, पूरा मोड़ है, ऐसे खीरे को मोड़ सकती है। तो जिसमें मोड़ने से टूट जाए तो समझो इसमें तो टूट गया तो सेल वॉल, और जिसमें सेल वॉल ही ना हो टूटेगा। हम सब बिना सेल वॉल। ठीक, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा कुछ। तो वी डू नॉट हैव सेल वॉल। अब देखो, तुम्हें मल्टी सेलुलर का दो बताया तो तुम समझ चुकी हो। मल्टी सेलुलर में क्या बताया? हैव सेल वॉल, और यहाँ क्या है? नो सेल वॉल। अगर सेल वॉल है पलक तो फिर से दो संभावनाएं जागती हैं, क्या वो खाना बनाता है या नहीं बनाता। ठीक है, सो दैट इज डज फोटोसिंथेसिस और डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो जिसमें डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस तो क्या होगा? और डज फोटोसिंथेसिस। अगर वो नहीं कर रहा तो क्या चीज है? दैट इज फंगी, मशरूम। मशरूम टूटने से टूट जाता है, थोड़ा का भी मशरूम आता है। सेल वॉल तो है, लेकिन इसकी जो वॉल है सेल वॉल, वो काइटिन की बनी हुई है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर। किसकी बनी है? और जबकि इसकी सेल वॉल सेलुलोज की, प्लांट की किसकी बनी होती है? और इसकी सेल वॉल ऑफ काइटिन, और इसकी सेल वॉल किसकी होती है? प्लांट की। बोलिए, दैट इज सेल वॉल। प्लांट सेल तो तुम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया होगा ना पहले, ये प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल। ये जो बाहर में बना रहा हूँ ये क्या है? अभी जो अंकुर के हाथ में है वो क्या है? ये चीज है कि नहीं? अभी वो दिखाई थी ग्रीन कलर वाला, वो प्लांट सेल ही तो था। और उसमें क्या थी बताइए? ये देखिए, ये चीज क्या है?
सेल वॉल, ये क्या है इसकी, और सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही। सेल वॉल है, एक से दूसरी सब जुड़ी हुई, दिस इज सेल वॉल। अगला देखो, और फिर इसमें न्यूक्लियस होगा, और क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सब तो होगा, और साथ में इसमें क्या होगा बताओ, दैट इज प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का होगा और खाना बनाएगा। इसमें क्या चीज होगी, ग्रीन कलर का क्या होगा, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में बहुत सारे टाइप है, एक बिना कलर का है तो ल्यूकोप्लास्ट, कलरफुल है तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कलरफुल में भी क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, अगर ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट, रेड है तो रोडोप्लास्ट, ब्राउन है तो फेरियोप्लास्ट, येलो है तो ज़ेंथोप्लास्ट। हमें इन सबसे ज़्यादा क्या लेना देना, लेकिन प्लास्टिक्स का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्या है बताइए, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। तो अब थर्ड किंगडम, ये से हम क्या लिखते हैं दिव्या बताओ, ये आपको बताना, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा तब भी प्लांटे बता रहे, ये तो बेसिकली सीख ही लेना चाहिए था। यदि ऑर्गेनिज्म प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा तो वो कैसे पादप जगत का प्राणी नहीं हो सकता, तो इसे फफूंद कहिए या फिर फंगी। इसका तीसरा किंगडम क्या हुआ, फंगी। और जिसने फोटोसिंथेसिस की उसे क्या कहेंगे, प्लांटे। और जिसमें सेल वॉल ही ना हो पूजा, एनिमेलिया, तो भी सवाल है। ये तो ये फिफ्थ कैटेगरी क्या हो जाएगी बोलिए, एनिमेलिया। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया 5 किंगडम सिस्टम। अब हम देखेंगे कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम है, ठीक है, दैट इज कार्लस लिनाउस ने दिया था, मैं आप लोगों ने पढ़ लिया, किसने दिया। तो 5 किंगडम सिस्टम में बोलो कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कौन से सेक्सुअल करते हैं, बोलो। ये 3 कैसा करते हैं, एसेक्सुअल, सिंगल पेरेंट। और ये किसका करेंगे बोलो, सही है, इस तरीके से। प्लांट ही तो दोनों से, अगर प्लांट दोनों तरीके से करेंगे, प्लांट में सम आर डूइंग एसेक्सुअल, सम आर डूइंग सेक्सुअल, तो हम दोनों तरीके से करेंगे। चलिए 5 किंगडम सिस्टम क्या है, 5 किंगडम सिस्टम का क्या मतलब बोलिए, 5 किंगडम सिस्टम, इसका मतलब है कार्लस लिनाउस ने बताया ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। कैन बी सब डिवाइडेड कितने में, इनटू 5 किंगडम। कौन कौन से हैं, जिसमें तो अब ऑर्गेनिजम्स देखो, मोनेरा, फिर प्रोटोजोआ, तीसरा कौन सा है, फंगी, और चौथा प्लांटे। क्या आप मुझे दिव्या बताएंगे कि इनमें किसमें सेल वॉल है, बताइए। बताती कम हो, आप बोलो जस्मिता। आयुषी आप बताओ, सचिन बता पाएंगे, सचिन बताओ। सब चित्र बनाते हैं, देख के बता देते, कितना क्या सोचते। इसी में मोनेरा में भी सेल वॉल बनी, तुम बता ही नहीं रहे। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, तो कब से पढ़ रहे हैं, 3 साल हो गए तुम्हें पढ़ते, सही। तो किन में सेल वॉल है, सही है। कौन कौन से यूनिसेलुलर, मैं पूछूं हैव सेल वॉल, तो सेल वॉल किसमें बोलिए, दैट इज मोनेरा, प्रोटोजो में नहीं है, अमीबा में नहीं होती है, फंगी में होगी, और किसमें होगी बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताओ कौन कौन फोटोसिंथेसिस करते हैं सचिन, बोलो। सम मोनेरंस, अभी ग्रीन बैक्टीरिया देखा था, उसमें वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, अब प्लांट तो करते ही हैं, सम बैक्टीरिया और कौन करते हैं बताइए, सही है।
सब सारे नहीं करते हैं। जो हमारे माउथ में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा? कुछ नहीं करेंगे। और कुछ लैक्टोबैसिलस है तो क्या वो करेगा? सब तो नहीं करेंगे। तो इसलिए सम बैक्टीरिया और क्या करेंगे? एंड प्लांटे। ये मुझे बताइए कि किनमें सचिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? बहुत अच्छा, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें बोलो? दैट इज मोनेरा, प्रोटोजुआ, और कौन से बोले? फंगी भी, फंगी एंड सम प्लांट्स, वो मैं अभी बताऊंगा। इंद्रजीत, किनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनी टू पेरेंट्स नीडेड? चलो, दैट इज, ये देखिए 10, हाँ बोलिए। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं कुछ बैक्टीरिया और प्लांटे। अभी ग्रीन बैक्टीरिया दिखाया था तुमको, ये डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन करेगा बताइए? दैट इज सम प्लांट्स, हायर प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल होंगे, वो क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, एंजियोस्पर्म्स। और कौन करेंगे? दैट इज सभी एनिमल्स। कितनी बात तुमको समझ में आ गई? अब आगे की बात करो। अब हम वापस यहाँ तक आ जाते हैं। तुमको ये तो पता चल गया न्यूक्लियस क्या होता है, किसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वहां पर आइए। तो मैंने बताया कि ये देखो, इसकी आगे इंपॉर्टेंट चीज, ये अगली हेडिंग है तुम्हारी। ये देखो, ये यूकैरियोटिक है, तुम देख रहे हो, जिसमें न्यूक्लियस बिल्कुल कवर्ड है। अब मैं न्यूक्लियस की सैर करूं, ये देखो, have a cell membrane सेल मेम्ब्रेन हो which गई। separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and ये क्या है बताओ DNA, which इसके is the अंदर? cell's genetic material. There are two broad categories of दो cells. कैटेगरी देखो, ये कौन सा है बताओ? जिसमें सिर्फ तैर रहा है न्यूक्लियस, सही है, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देख रही हो? बोलो। और इसको क्या कहोगी? यही बैक्टीरिया, यही मोनेरा है। ये क्या है? और ये यूकैरियोटिक है। यहाँ तक समझ आ गई? चलिए, टर्मिनोलॉजी ध्यान से पकड़ोगे तब फिर लिख पाओगे, फिर वो वैलिड होगी। तो पकड़ती जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। आगे देखो, The first category is eukaryotic यूकैरियोटिक cells. है। They आफ्टर have कैरियन। organelles, which include क्या कह रहा है? अभी मैं लिखूंगा, वहां मैंने लिखा ही नहीं। यू का मतलब आफ्टर और कैरियन, न्यूक्लियस बनने के बाद वाली कोशिकाएं। दैट इज सेल्स व्हिच हैव डेवलप्ड आफ्टर न्यूक्लियस। और प्रो का मतलब बिफोर न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। और यू मींस आफ्टर न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस, आफ्टर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बनने के बाद वाली कोशिकाएं, दैट इज सेल्स। सही है? अब आगे की बात देखो, इसमें ये जो छोटे छोटे छेद बने पलक, इनको क्या कहोगी? बोलो। न्यूक्लियोपोर। तो इन्हीं में से प्रोटीन, इन्हीं में से राइबोसोम बाहर निकलेगा। देखो, राइबोसोम कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के भी सेंटर में, सेंटर वाले के सेंटर में। जरा चेक करो। तो अब हम अंदर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये डबल मेम्ब्रेन है। nucleus and other special parts. देखो अंदर जाओ। Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants ये and प्लांट animals. सेल है, ये एनिमल सेल। The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. अभी हम बताएंगे जेनेटिक Prokaryotic मेटेरियल, बस cells ऐसे are समझो always जेनेटिक। one cell or ये बस unicellular करेक्टर ट्रांसफर organisms, करता है, जैसे such ये as सब देखो bacteria. बैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक। So, what are organelles? ऑर्गेनल सही समझना है। अभी हम आगे The control देखेंगे, हमें center डीएनए of the cell. समझना है।
ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहा है, ये न्यूक्लियोपोर के अंदर चले। बोलो ये क्या है? DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread out फिर से form समझो, of DNA इज लॉन्ग स्ट्रैंड। कैसा स्ट्रैंड है बताइए? डबल स्ट्रैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। दो धागों की संरचना है, ये कैसी है? दैट इज डबल स्ट्रैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। ये देखो, डबल स्ट्रैंडर्ड कैसा है? स्प्रिंग होती है पेन की, ऐसे ऐसे घूमती है, उसे हेलिक्स कहते हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बताओ? दो धागों की ऐसी संरचना है। और एक व्यक्ति में जितना डीएनए है एक पर्सन में, उससे धरती के 6000 चक्कर लगाए जा सकते। अगर उन्हें 6000 चक्कर एक व्यक्ति का, कितना लंबा, सभी सेल। समझ में आ गई बात आपको? इट इज डीएनए। डीएनए समझ आ गया? इसी में वो कोड है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। यानी आदमी का बच्चा कभी भी कुत्ता नहीं बन सकता, इंसान ही बने। नहीं तो उसके बारे में प्यार ही नहीं आएगा। प्यार खिला जब वो भौंकने लग जाए तो प्यार आएगा? अपने जैसा तो देखो, इसकी आँख नानी पे गई है, इसकी इस पे गई है, तभी तो प्यार आता। और कुत्ता बिल्ली पैदा होने लग गया कोई, समझ में आ गई बात? इसी की वजह से। किसकी वजह से? इट ट्रांसफर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ देखो, बोलो डीएनए की उलझी हुई संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमाटिन। दिख रहा है वहां पे? और अगर वही कंडेंस हो जाए तो क्या कहेंगे? चेक करो। अब अगली चीज, व्हेन डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। इट इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है? इसका काम देखो सचिन, अभी अभी ज्योत्सना ने बताया था, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। इससे प्रोटीन बनता है, इसमें कोड है। तो हमारी बॉडी में 2000 तरीके के प्रोटीन है। तुम एंजाइम जानती हो? प्रोटीन है। हार्मोन जानती हो? स्ट्रक्चर हम लोग का जानती हो, वो भी प्रोटीन। प्रोटीन 3 तरीके के, कौन कौन से? एंजाइमल, हार्मोनल, सही है। तो वो सब का कोड किसमें है? तो प्रोटीन बनाने का काम है ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन बनाने का को क्या कहते हैं? लेकिन एक ये और भी काम करता है, बच्चों को करेक्टर देता है, उसको। तो बताओ डीएनए की उलझी संरचना को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड? सही। अब सुलझी संरचना देखो, दैट इज द कंडेंस्ड found inside the nuclear membrane. अभी अगर कंडेंस हो जाए तो क्या बना है? When a cell is ready to कंडेंस हो रहा divide, है। DNA condenses into अभी structures क्या बना? known as chromosomes. इतना तुम्हें समझ में आ गया? बोलो इसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस के सेंटर The ये क्या है? nucleus also contains a nucleolus, इसमें से कुछ निकलता हुआ तुम्हें which दिख is रहा है? structured where ribosomes क्या निकलता are. हुआ दिख रहा है? ये कहाँ से बाहर आएगा? न्यूक्लियोपोर After से। अब ribosomes किसमें leave the बैठेगा? nucleus, they will have the important जहाँ job बैठेगा of उसे क्या कहोगे? synthesizing or making proteins. और जहाँ नहीं बैठेगा, अब ये देखो, जिस पे ये बैठेगा वहाँ प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? और जहाँ नहीं बैठेगा वहाँ फैट बनेगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है बताइए? प्रोटीन बनाना। और दूसरा काम क्या बताइए? फैट बनाना। आज के लिए इतना ही।